नमस्कार क्लास। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कला के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी आर्टिस्ट की जिसने बिल्कुल अकेले ही आधुनिक भारत की पूरी विजुअल आइडेंटिटी यानी जो हम आज देखते हैं उसे डिजाइन किया था। सच कहूं तो अगर आप भारतीय इतिहास और संस्कृति में जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले जरा सोचिए, जब भी हम अपने घरों में देवी देवताओं के कैलेंडर देखते हैं या पुरानी ऐतिहासिक तस्वीरें देखते हैं तो वो खास चेहरे, वो रूप आखिर कहाँ से आए? क्या वो हमेशा से ऐसे ही दिखते थे? बिल्कुल नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक अकेले इंसान के दिमाग की बहुत ही सोची समझी कलात्मक दृष्टि थी। तो चलिए फटाफट आज का सिलेबस देख लेते हैं। पहला, सीक्रेट एजुकेशन। दूसरा, आर्टिस्टिक एल्केमी। तीसरा, प्रिंटिंग प्रेस का जादू। चौथा, ईश निंदा का वो भारी विवाद। और पांचवा, शुरुआती बॉलीवुड का ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो बिना देरी किए भाग 1 से शुरू करते हैं। एक शाही कलाकार की गुप्त शिक्षा। कहानी शुरू होती है 1848 में। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किलिमानूर के एक शाही परिवार में हुआ था। अब आप सोचेंगे कि राजा महाराजाओं के परिवार में तो सब आसान होगा, राइट? गलत। असल में उनका रास्ता बहुत मुश्किल था। महल के जो पुराने और हाईली प्रोटेक्टिव आर्टिस्ट थे, उन्होंने वर्मा को यूरोपियन ऑयल पेंटिंग सिखाने से साफ मना कर दिया था। तो वर्मा ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। वो महल के कलाकारों की छिप छिप कर जासूसी करते थे और खुद ही ऑयल पेंटिंग की प्रैक्टिस करते थे। मतलब एक तरह से उन्होंने खुद को ही अपना गुरु बना लिया था। और कमाल देखिए, 18 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने अलग अलग स्टाइल्स को मिलाकर एक ऐसी कलात्मक सफलता हासिल कर ली थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। अब आते हैं भाग 2 पर, दी आर्टिस्टिक एल्केमी, यानी उनका वो खास जादू। ये हिस्सा समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, उस समय जो पारंपरिक भारतीय कला थी वो काफी हद तक सपाट और सिर्फ प्रतीकात्मक हुआ करती थी, मतलब 2D जैसी। लेकिन वर्मा ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने हमारे पारंपरिक पौराणिक विषयों को लिया और उन्हें यूरोपियन एकेडमिक यथार्थवाद यानी यूरोपियन रियलिज्म के साथ ब्लेंड कर दिया। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में गहराई डाली, असली जैसी दिखने वाली परछाइयां जोड़ी और स्किन को ऐसा टेक्सचर दिया कि लगे कोई सच में सामने बैठा है। इसका नतीजा, चित्र एकदम सजीव हो उठे और हमारे देवी देवता बिल्कुल आम जीते जागते इंसानों जैसे दिखने लगे। चलिए अब राजमहलों से निकलकर आम जनता के बीच चलते हैं। भाग 3, वो प्रेस जिसने कला को आजाद किया। इतिहास में साल 1894 को मार्क कर लीजिए क्लास। ये वो समय था जब भारतीय कला जगत में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया। उन्होंने जर्मनी से बॉम्बे तक एक विशाल भाप से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस मंगवाई। इमेजिन कीजिए उस जमाने में इतनी बड़ी मशीन को इंपोर्ट करना। यह कितना बड़ा और विजनरी कदम था। और इस प्रेस ने क्या किया? इसने भारत में कला का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया। रंगीन ओलियोग्राफ के लार्ज स्केल प्रोडक्शन का सीधा सा मतलब यह था कि कला अब महलों की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। यह अब सिर्फ राजाओं के लिए कोई लग्जरी नहीं थी। अब एक आम किसान भी देवी सरस्वती की बिल्कुल वही शानदार तस्वीर अपने छोटे से घर में लगा सकता था जो किसी बड़े महाराजा के दरबार में टंगी होती थी। महंगी कला अब सस्ते, आसान प्रिंट्स में बदल गई थी जो हर परिवार तक पहुंच रही थी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। भाग 4, ईश निंदा विवाद का सामना। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई समाज में बड़ा बदलाव लाता है तो हमेशा एक फ्रिक्शन पैदा होता है ना? ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखें तो जब वर्मा की ये रियलिस्टिक पेंटिंग्स आम लोगों के घरों तक पहुंची तो समाज के एक रूढ़िवादी वर्ग ने भारी विरोध किया। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने पूजनीय देवी देवताओं का बहुत ज्यादा मानवीकरण कर दिया है, जिसे ईश निंदा माना गया। ये उनके लिए एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई थी। और हालांकि उन्होंने ये ऐतिहासिक केस जीत लिया था, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी इस क्रांतिकारी प्रेस का अंत बाद में कुछ बहुत ही दर्दनाक त्रासदियों के साथ हुआ। खैर, अब उस प्रभाव की बात करते हैं जो आज भी जिंदा है। भाग 5, शुरुआती बॉलीवुड का ब्लूप्रिंट। क्या आप जानते हैं कि इस प्रिंटेड आर्ट ने एक पूरी तरह से नए मीडियम को जन्म दिया? ये फैक्ट सच में दिमाग घुमा देने वाला है। दादा साहब फाल्के, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, उन्होंने असल में रवि वर्मा की उसी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया था। ये हिस्टोरिकल कनेक्शन साफ साबित करता है कि अर्ली इंडियन सिनेमा का डायरेक्ट ब्लूप्रिंट वर्मा की उसी प्रिंटिंग वर्कशॉप के अंदर तैयार हो रहा था। जरा इस मास्टरपीस पर गौर कीजिए। राजा रवि वर्मा की इस क्लासिक अकादमिक यथार्थवाद शैली को देखिए। इसमें नाटकीय, थिएटर जैसी लाइटिंग और कितनी बारीकी से ड्रेप की गई साड़ियां हैं।
सच कहूं तो ये सिर्फ एक कैनवस पर बनी पेंटिंग नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल कैमरे के लिए तैयार किया गया एक पूरा का पूरा सेट डिजाइन लग रहा है ना। और अब इस जादू को देखिए, जब हम इस आधुनिक सिनेमाई फ्रेम को, जैसे मुगल आजम या बाहुबली का कोई सीन, ठीक वर्मा की पेंटिंग के बगल में रखते हैं तो समानता बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। यह हमें डायरेक्ट दिखाता है कि कैसे उनकी पेंटिंग्स ने उस बॉलीवुड एस्थेटिक को जन्म दिया जिसे आज हम बड़े पर्दे पर देखकर तालियां बजाते हैं। तो चलिए क्लास, आज के हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक घरों में वर्मा को खोजना। अब आप सबके लिए एक छोटा सा और मज़ेदार असाइनमेंट है। इस क्लास के बाद अपने घरों में या अपने दादा दादी, नाना नानी के पुराने घरों में एक बार नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा। देखिए कि क्या वहाँ दीवारों पर या पूजा घर में कोई पुरानी ओलियोग्राफ प्रिंट टंगी है। हो सकता है कि लक्ष्मी या सरस्वती का कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रिंट आपके अपने ही घर में मौजूद हो। इस कला के इतिहास को अपने घर की पुरानी दीवारों पर खोजना एक अलग ही तरह का थ्रिल है। और हाँ, खास तौर पर इन मास्टरपीसेस को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान, शकुंतला और नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर। पता है, ये पेंटिंग सिर्फ सजावट का सामान नहीं थी, इन्होंने सच में पूरे देश के लिए एक कॉमन विजुअल आइडेंटिटी और एक आदर्श सौंदर्य को बनाया था। इन्होंने हम सबको एक सूत्र में पिरोया था। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि राजा रवि वर्मा की कौन सी मास्टरपीस आपकी फेवरेट है। और जरा सोचिए कैसे एक अकेले इंसान की जिद, उसकी वो सीक्रेट एजुकेशन और सामाजिक बंधनों से उसकी लड़ाई ने एक पूरे राष्ट्र की आत्मा और सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगली क्लास में मिलते हैं।